Hi, hello everyone. This is Murad Khan from Climate Watch. आज हमारे साथ मेहमान है जो इंडिया से आई हुई है। उसका नाम है प्रियंका पटेल। प्रियंका पटेल एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है गोल्डन एरा इको सर्विसेज के नाम से। इंडिया से आई हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में सी काप 16 में, और ये काप हो रहा है CCD का। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस काप के बारे में क्या कहती है, यहाँ पे क्यों आई हुई है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। थैंक यू। प्रियंका पटेल, सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को के साथ अपना तारुफ कीजिए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम प्रियंका है और मैं भारत के एक गांव से हूँ, महाराष्ट्र के। एंड हम कुछ कम्युनिटीज़ के साथ वर्क करते हैं जो कि जहाँ पे बहुत बारिश कम होती है, पानी की किल्लत है, लोग क्या उगाना चाहते हैं उगा नहीं पा रहे, बहुत सारी परेशानियों से जा रहे हैं। ऐसे भी गांव हैं, आप अगर देखो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली ड्राईलैंड के ऊपर काम करती है। एंड अगर आप जानते होंगे तो भारत में 65% से भी ज़्यादा ड्राईलैंड है। एंड मोस्ट ऑफ जिस गांव में हम काम करते हैं वहाँ पे 98% से भी ज़्यादा लोग जो बारिश का पानी होता है, मतलब उसको बोलते हैं बरसाती खेती, बरसात के पानी के ऊपर ही हमारी खेती निर्भर है। और हमारा जो पैटर्न है, मतलब जो हम अनाज उगाते थे पहले और अब हम जो उगा रहे हैं, उसमें बहुत बदलाव आ चुका है पिछले 5 दशकों में अगर हम देखें तो मेरी पढ़ाई कृषि क्षेत्र में हुई है। मेरा मास्टर्स हुआ है एग्रोनॉमी में। फिर उसके बाद मैं जब पढ़ा रही थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर, तो मुझे से कुछ एक पर्माकल्चर नाम के क्षेत्र के बारे में पता चला। पर्माकल्चर एक अनोखा साइंस है, मतलब वी कैन कॉल इट लाइक आर्ट एंड डिज़ाइन साइंस, जिसमें 3 मुख्यतः तत्व होते हैं कि आप माँ प्रकृति की केयर कर रहे हो, लोगों की केयर कर रहे हो और फेयर शेयर कर रहे हो। ये उसके 3 सिद्धांत है। फेयर शेयर मतलब आप जो भी जनरेट कर रहे हो, इकोनॉमी हो या जो भी प्रोड्यूस आप जनरेट कर रहे हो, उसको फेयरली शेयर होना चाहिए कम्युनिटीज़ में। बिकॉज़ ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, आप जिस समाज के साथ काम कर रहे हो, जहाँ पर रह रहे हो, उन सब की भी बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्माकल्चर पढ़ने के बाद। एंड देन उसका फिर आगे पढ़ाई की और हम लोगों ने गोल्डन एरा नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। तो गोल्डन एरा मुख्यतः विलेज में काम करती है। एंड हमारे पास ऐसे 7 स्टेप्स है कि विलेज को कैसे प्रॉस्परस बनाया जाए। जैसे आप देखते हो कि विलेजेस में बहुत सारे चैलेंजेस है। मेजरली ड्राईलैंड विलेजेस में पानी का चैलेंज है, सॉइल का चैलेंज है। सॉइल का जो कार्बन तत्व है, जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, वो बहुत कम होता जा रहा है। इसके कारण जो भी बारिश हो रही है वो वहाँ पे ठहर नहीं पाती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो बहकर चली जाती है। दैट्स वाई वी आर हियर इन दिस कॉन्फ्रेंस कि कैसे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। वी आर एक्सपीरियंसिंग इट कि हमारे सॉइल की हेल्थ, मतलब मृदा की ताकत कैसे कम होती जा रही है। उसके पास मतलब कॉम्पैक्शन इतना बढ़ रहा है कि 97% तक हमारी मृदा कॉम्पैक्ट हो चुकी है। और जो मृदा कॉम्पैक्टेड होती है मतलब वो ब्रीद नहीं कर पा रही है, मतलब सांस नहीं ले पा रही है। एंड अगर आप देखो, अगर कोई इंसान सांस नहीं ले पा रहा है तो हम कितना उसके प्रति रहमदिल होते हैं, कितना अफेक्शनेट फील करते हैं। कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना है। बट रियली हमारी माँ, मतलब एक्चुअली इन माय प्लेस, हाँ, मराठी में उसको आई बोलते हैं, माना माँ, मदर। तो लाइक शी इज़ अनेबल टू ब्रीथ, शी इज़ अनेबल टू फ्लरिश द लाइफ, बिकॉज मदर इज़ लाइक शी इज़ अ लाइफ, शी इज़ सस्टेनिंग द लाइफ। बट अभी वो नहीं हो पा रहा है, तो हम वो काम कर रहे हैं कि कैसे सॉइल का रीजनरेशन करें। एग्जैक्टली। प्रियंका, जिस तरह आपने बोला, इसी तरह के इश्यूज़, मसले मसाइल जो है वो पाकिस्तान, हमारा देश जो है वो भी फेस कर रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड बहुत से रीज़न्स है कि उसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उसके
साउथ एशियन कंट्रीज़ है, नेपाल, भारत, जितने भी अफ़गानिस्तान, जितने भी कंट्रीज़ है, तो वो वाटर स्केर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ की वजह से डिज़र्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से ग़िज़ाई क़िल्लत जो है उसका सामना हो रहा है। इसकी वजह से क्लाइमेट माइग्रेशन हो रही है। इसकी वजह से बहुत से इसके कारण वजूहात हैं, लेकिन सबसे जो बुनियादी वजह है जिस मकसद के लिए ये खाप में मैं और आप और इसी तरह हज़ारों लोग आए हुए हैं, तो वो है डिज़र्टिफिकेशन के डिज़र्टिफिकेशन को कैसे कम किया जाए। पहले तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि डिज़र्टिफिकेशन है क्या और इसकी रूट काज़िज़ क्या है। यस, हाँ जी को डेजर्टिफिकेशन या डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल या सॉइल का इरोजन कहो, ये सारी चीज़ें मतलब आप देख लो, इरोजन को हम हमेशा किस भाषा में देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का इरोजन हो रहा है। इरोजन मतलब उनकी एक स्टेट है, वहाँ से वो डिग्रेड होकर दूसरी अवस्था पर जा रहे हैं और जो वीकन है, मतलब इट्स नॉट लाइक प्रोवाइडिंग ऑल द फंक्शंस जो वो पहले प्रोवाइड करता था। तो डेजर्टिफिकेशन एक आम भाषा में हम इसे भी कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ रेगिस्तान यस मतलब जहाँ पे सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा है या स्ट्रक्चर अलग है जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो ये बढ़ता जा रहा है, बट बढ़ने के कारण बहुत सारे हैं। जैसे आप मान लो डिफॉरेस्टेशन, कि हम बहुत तादाद में जंगल काटते जाते हैं, एंड हमारी जो पूरे विश्व भर की जितनी भी लैंड है, उस जितनी भी हैबिटेबल लैंड है, उसकी आधी लैंड हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वो तो ठीक है कि हम इतनी मतलब फॉरेस्ट को काट कर हम एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि उसमें भी हम 80% एन्युअल्स ग्रो करते हैं। एन्युअल्स मतलब सीजनल क्रॉप्स, जिनको आपको बार बार कल्टीवेट करना पड़ता है, मतलब आपको रोटावेटर चलाना पड़ेगा, मशीन्स चलाना पड़ेगा। इट अगेंस्ट डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। सो ये दूसरा मतलब हमारा जो जिस तादाद से कृषि बढ़ती जा रही है, और कृषि भी मिक्स कृषि नहीं है, मतलब कृषि पद्धति में भी हम जो कर रहे हैं मोनोकल्चर, इट्स वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मोनोकल्चर मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड कैपिटलिस्ट बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हमारे बेल्ट में अगर आप आओ तो हज़ारों एकर्स पे आपको एक ही क्रॉप मिलेगा, शुगर केन, गन्ना। तो और वो बहुत वाटर कंजम्पटिव क्रॉप है, मतलब जिसको बहुत पानी चाहिए होता है। और उससे बेनिफिट क्या हासिल होता है? मेरे ख्याल में नथिंग। अगर इसकी बजाय हम ज़ाफ़रान काश्त करें, अगर इसकी बजाय हम इलायची काश्त करें, तो मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स निकल आएंगे। बेनिफिट एक है कैश क्रॉप्स, आप जैसे नाम ले रहे हो कि कार्डेमम एंड ये सारी चीज़ें, बट क्लाइमेटिक कंडीशन अगेन इम्पोर्टेंट थिंग। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि कौन सी भी जगह पे हम कुछ भी लगा रहे हैं, दैट्स आल्सो वन ऑफ द बिगर चैलेंज। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे नेटिवली कौन सी चीज़ें अच्छी आती है। मतलब फॉर एग्जांपल राजस्थान कच्छ रीजन, वहाँ पे न्यूट्री सीरियल्स बहुत अच्छे आते हैं जो बहुत रेजिलिएंट होते हैं इन सारे इवेंट्स के लिए। मतलब आपके यहाँ पे मान लो अकाल पड़ गया, फिर भी वो सीड्स के अंदर इतनी ताकत है कि वो कम से कम पानी में भी आ सकते हैं। या फिर आपकी ओस आती है अक्टूबर के बाद, तो कुछ ऐसे क्रॉप्स है जैसे सरसों है एंड कुछ ऐसे भी मतलब अलग अलग क्रॉप्स है जो उस इंडिजिनस क्रॉप्स है। हाँ, इंडिजिनस नेटिव। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नेटिव चीज़ें हम ग्रो करें जो वहाँ पे अच्छे से आती है। एंड दूसरी चीज़ है कि एक ही ना ग्रो करें, मतलब अगर आप उगा रहे हो सरसों तो सरसों ना उगाओ, सरसों के 7 और 3-4 क्रॉप्स लगाएं। और हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं फूड फॉरेस्ट। फूड फॉरेस्ट माना जंगल, जैसे जंगल में हम कुछ करने नहीं जाते हैं। नॉर्मली जो जंगल होता है वो ऑटोमेटिकली अलग अलग लेयर के पौधे वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, वहाँ पे कोई पानी देने नहीं जाता, खाद डालने नहीं जाता। हमारी करंट एग्रीकल्चर सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है, बहुत सारी खाद डालो, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालो, इट्स लाइक वेरी इंटेंसिव। और दूसरी चीज़ हम निर्भर है हाइब्रिड सीड्स के ऊपर, मतलब हर साल आपको नए बीज लेने हैं, आप स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारा इतिहास या हमारा कल्चर ऐसा है कि सीड इज़ द हेरिटेज, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट द सीड लॉस, ये हमारे कल्चर का या हमारी मेमोरीज
जो हमारे बचपन की मेमोरीज फूड के साथ रही है, या अगर आप देख लो ना, प्लेट हमारी बहुत बदल चुकी है। आपके जो परदादा दादा जो चीज़ें खाते थे और हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो बदल, हाँ, तो हमारा ये प्रयास भी रहता है। इसके अलावा मेरे ख्याल में इसके रूट काजेज़ की अगर हम बात करें तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी इसका बहुत बड़ा वो है, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो सिर्फ एक दो ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसके लिए इन थाउजेंड्स बिग ट्रीज़ जो है वो काट दिए गए हैं। yes. तो और वो ट्रीज़ जिसकी उम्र 100 साल तक थी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके रोकथाम करे, उसके लिए लॉज बनाए मेरे ख्याल में, क्योंकि इसी तरह के कोई लॉज नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सोसाइटीज़ बन रही है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल में। हाँ, यस, आई वाज जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर कैसे वन ऑफ द बिगेस्ट निगेटिव इम्पैक्ट, मतलब उसके कारण कितने सारे हो रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन के कारण हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एंड फॉर दैट आप जैसे बोल रहे हो बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं, एंड हम बोलते हैं कि इट्स ओके, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों का कहना होता है कि हमारी डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं और हम उसके बदले बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं। बट आप 100 साल का पेड़ काट रहे हो और 100 पौधे लगा रहे हो, बट वो 100 पौधे मिलकर भी वो फंक्शन नहीं कर सकते जो आपका 100 साल का पौधा कर रहा है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जी बिल्कुल। तो इसकी ह्यूमैनिटी पे क्या असरात हो सकते हैं? यस, मतलब मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि हम हमेशा ह्यूमन बीइंग्स को अलग देखते हैं, एग्रीकल्चर को अलग देखते हैं, इन्वायरमेंट को अलग देखते हैं, या हेल्थ को अलग देखते हैं, बट ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बिकॉज वी आर द वन ऑफ द मैजिकल स्पीसीज जिसने ये सब डिस्ट्रक्शन के लिए ज़िम्मेदार ठहरा है, और जो इस सब चीज़ों के लिए रिस्टोर करने में, हील करने में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है अगर कॉन्शियसली हम करें तो इरोजन हम हमेशा समझते हैं कि इरोजन दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और उसकी जो स्थिति बदल रही है, उस स्थिति को समझने का एक ज़रिया इरोजन भी है। इरोजन बस सॉइल के साथ नहीं हो रहा है, पानी के साथ या हमारे नैसर्गिक संसाधनों के साथ नहीं हो रहा है। इरोजन बहुत गहरा है और बहुत सारे लेवल पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा कल्चर का इरोजन, उसका कैसे डिग्रेडेशन हो चुका है, हमारा कनेक्शन, रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, हमारा प्रकृति के साथ वाला रिलेशन, वो कैसे हम कम होता जा रहा है, मतलब इट्स आल्सो इरोजन। एंड इस इरोजन के कारण लोगों को, अगर आप देखो, सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रो होने वाली बीमारी लोनलीनेस है। हाँ, और हम बात नहीं कर पा रहे, हम एक रूम में बैठे हैं फिर भी 100 लोगों के साथ बैठे हुए भी हम अकेले हैं, हम मोबाइल में बिजी है बस मतलब, और फिर वो भी हमें कहाँ तक संतुष्ट करेगा, मतलब उसका भी एक लिमिट है ना कि आप वहाँ से अपना खालीपन भर रहे हो। बट ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ में अगर आप देख लो, पहले भोजन माना फूड एक हमारी ग्रोथ एंड नरिशमेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता था, बट अभी जिस रीति से हम फूड ग्रो कर रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, जिस तरह से पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, फूड इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ आवर डिसीजेस। एंड ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई गॉट डायग्नोस्ड विथ 3 डिसीजेस 3 years ago, एंड डॉक्टर्स आर अनेबल टू डायग्नोस व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली with my body. So we have gone through like 70-80 टेस्ट करो, इधर जाओ उधर जाओ, पता नहीं चलता। हम कितने मिकदार में 2 ग्राम, पाकिस्तान में तो 4 ग्राम तक बात चली गई, तकरीबन 4 ग्राम तक एंटीबायोटिक्स जो है वो अब हम यूज़ कर रहे हैं। So it's not good. It's not good. It's not good and it's not natural actually. तो फूड कैसे होना चाहिए? फूड अभी कमोडिटी बनती जा रही है। कमोडिटी मीन्स लाइक इट्स नॉट सपोर्टिंग योर लाइफ, इट्स समथिंग विच इज़ लाइक पैसे दे दो और पैसे लेकर ले लो, एंड इट्स जस्ट फॉर योर प्लेजर।
हम आपकी ज़बान को अच्छा लगना चाहिए, आपके शरीर को उससे न्यूट्रिशन मिले या ना मिले। तो फूड के इसमें भी इरोजन हो चुका है। सो ये सारे अलग अलग लेवल पे ये हमें इम्पैक्ट करता जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम डिटेल में चले जाए तो मेरे ख्याल में इस पे 3-4 घंटे बात हो सकती है, बट हम अपने मुद्दे, अपने टॉपिक की तरफ आते। ये बताएं कि डिज़र्टिफिकेशन की वजह से कौन कौन से सेक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं? हाँ, अभी हम लोग यही देख रहे हैं, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट तुरंत हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर दिखता है, बिकॉज़ आप उगा नहीं पा रहे हो बहुत सारी फसलें, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन या ड्रॉट्स या जो भी क्लाइमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं उसके कारण ड्राईलैंड्स में ये ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी कभी आपको बारिश नहीं होगी, कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश होगी और फ्लैश फ्लड हो जाएंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राईलैंड्स। और फिर दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, आपकी मृदा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, तो उसके कारण भी वो होल्ड नहीं कर पाता, जितनी भी बूंदें गिर रही है ना, तो ये और इरोजन का कारण बनती जा रही है। कृषि बहुत अफेक्ट होती है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे, मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में वो सारा काम उतनी इफ़िशियंसी से करना। हम भी खेतों में जाते हैं या हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जंगल लगाने के, तो उसमें हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है इन सारे, मतलब हम देखते जा रहे हैं कि इफ़िशियंसी हमारी कम होती जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने हेल्थ के बारे में बोला कि हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है इन सारी चीज़ों का, कि हमारी फूड के ऊपर कितना, हाँ, फूड के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, यू कांट ग्रो, कल्चर के ऊपर कितना, हाँ, वो हो रहा है, एग्जैक्टली हमारी हेल्थ के ऊपर कितनी बीमारियां हमें जो है वो लग सकती है, हमारी वाटर का जो सेक्टर है वो किस तरह मुतासिर हो रहा है। वो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग नहीं है, मतलब वाटर, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग इज लाइक कनेक्टेड। एक भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये पूरा जो हमारा वेब है, ये सारा वेब कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें तो है, लेकिन आप हमारे देखने वालों को काइंडली ये बताइए कि अब ये डिज़र्टिफिकेशन, ये ड्राई लैंड और ये चीज़ें जो है, ये इसकी प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है? ये बहुत आसान है एक्चुअली। हम इसको कॉम्प्लिकेट ना करें पहले तो, मतलब कॉम्प्लिकेट किस तरह? मतलब हम कोई जब भी कोई टेक्निक सीखते हैं तो हम बढ़ा चढ़ा कर प्रॉब्लम को, यस प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बट उसका सोल्यूशन आपके गार्डन से भी शुरू हो सकता है। कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास प्लेट में जो फूड आ रहा है वो कहीं और पे ग्रो हुआ है, वो आपके प्लेट तक आने के लिए कितने सारे फूड माइल्स, कितना सारा एनर्जी उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। More than 300 पीपल जो है इसके साथ रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से, एंड वो आ भी रहा है एनर्जी लेकर, फ्यूल कंजम्पशन, ये सब कुछ होकर आपकी प्लेट में आ रहा है, आप खा रहे हो, एंड यू डिडंट इवन रियलाइजिंग कि ओके इसके पीछे इतने महीनों की, इतने लोगों की मेहनत है। आप कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको वेस्ट भी कर कर दोगे कि ये अच्छा नहीं बना है, इट्स फाइन। बट जब आप खुद ग्रो करना शुरू करते हो ना, 10 पौधे भी लगा दो आंगन में, पेरिनियल मानना, एक बार आप लगा दो, वो सालों साल आपको नर्चर करेंगे, वो आपकी एक फूड सिक्योरिटी का सोर्स बनेंगे। मतलब आंसर एक इंडिविजुअल सेंट्रिक भी है एंड इसका जवाब एक कम्युनिटी सेंट्रिक भी है। मतलब हम सारी कम्युनिटी मिलकर कुछ ऐसे प्लेसेस जो होते हैं, खाली जगह होते हैं, वहाँ पे हम जंगल उगा सकते हैं। जंगल जब मैं कहती हूँ तो वैसे मैं कांटों वाला जंगल नहीं कह रही हूँ, फल पौधे, फूल हो सकते हैं, वेजिटेबल्स है, उन सबको आप इकट्ठे लगाओगे तो वो बहुत फास्टली ग्रो होते हैं। और उसमें कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको आप कट कर सकते हो, प्रून कर सकते हो और नीचे डाल दो, वो खाद देंगे दूसरे पौधों को और वो बहुत फास्ट बढ़ेंगे। तो ये एक सिक्योरिटी का तरीका है जो आप कम्युनिटी में कम्युनिटी गार्डन्स बना सकते हो। हर घर के सामने एक न्यूट्रिशन किचन गार्डन होना चाहिए। जैसे कोविड में सबको पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट है खेती होना, या कितना इम्पोर्टेंट है कि आपका फूड खुद का होना। तो इन इंडिया, इन इवन यूएस, बहुत सारे लोग कोविड के बाद इस गार्डनिंग फील्ड की तरफ बढ़े। तो सोल्यूशन कैन बी स्टार्ट विथ योर गार्डन, कि हम थोड़ा सा देख ले हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी है, वहाँ पे कौन से पौधे अच्छे होते हैं, और ये भी देख ले कि ज़्यादा पेरिनियल्स, मतलब आपको उनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल के बाद उसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है।
मतलब हम अपने जो जिन भी गांव में काम करते हैं उनको 45 अलग अलग पौधे देते हैं। अच्छा। जैसे केला है, मतलब पपीता है, शहतूत है, मलबेरी हम उसको बोलते हैं। कुछ ऐसी रेजिलिएंट स्पीसीज़ होती है वहाँ की नेटिव, उनको सिलेक्ट करके दे देना है। और जैसे हमारा पालक होता है, पालक का साग होता है जो कैसे ठंडी की सीज़न में ही आता है, बट कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के पालक है जो सालों साल आते हैं, जिसकी हाँ, बेलें बिल्कुल। होती है, आपको उसके पत्ते तोड़ने हैं और साग बनाना है। मतलब फूड सिक्योरिटी को हम अपने यहाँ से कर लेना तो ये एक मिट्टी के ऊपर का बोझ कम हो जाएगा। एग्जैक्टली हम हम बाहर किचन गार्डनिंग भी कर सकते हाँ, हैं। किचन जो गार्डन, लोग शहरों में रहते हैं तो वो टेरेस गार्डन, होम Exactly, terrace गार्डन, garden, बालकनी हाँ। गार्डन, बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरा है कि जो हम एनुअल क्रॉप कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि खेती में भी आप एक पिक पद्धति के बजाय मिक्स क्रॉपिंग करें। मिक्स बिल्कुल। क्रॉपिंग करने से क्या हो जाता है, ज़मीन को फिर से मटेरियल मिल जाता है। जो आप अनाज लेने के बाद का जो मटेरियल है, भारत में कई कई जगह पे वो जलाया जाता है, हाँ। उससे भी और इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। लेकिन अगर वही मटेरियल हम ज़मीन में डाल दें तो ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनके लिए वो खाना बन जाएगा, वो उसका ऑर्गेनिक मैटर बना देंगे, एंड जो भी हम बाद में फसल ले रहे हैं उसके लिए अच्छा है। तो सोल्यूशन ऐसे है कि मिश्र पिक पद्धति करो, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब कुछ ऐसे पौधे जैसे हवा बहुत तेज़ चलती है वो भी मॉइस्चर को कम कर देती है, ज़मीन की नमी हाँ, को। बिल्कुल। तो विंड ब्रेक्स कुछ ऐसे विंड को रोकने के लिए 3-4 लेयर के पौधे लगाए जाए, और वो पौधे किसान को और भी आमदनी देते हैं हाँ, एग्रो बिल्कुल। फॉरेस्ट्री के माध्यम से। और फिर फूड फॉरेस्ट एक बहुत तरीका अच्छा है आमदनी के लिए भी, ज़मीन को अच्छा बनाने के लिए भी। और इन तरीक़ों से आपको 2-3 सालों के बाद पानी देना ना पड़े। बिल्कुल, अभी आपकी बिल्कुल। सिस्टम कितनी इंटेंसिव है कि आपको इरिगेशन देना पड़ रहा पानी है। की अगर हम बात करें तो इसमें ये ड्रिप इरिगेशन जो नया तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हम एक पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में हम क्या करते हैं कि नहरी पानी है, ड्राइवर से पानी आता है, बिल्कुल हमने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये कितने अहम है या हम कितने ज़्यादा पानी ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर उसकी बजाय हम ड्रिप इरिगेशन पे चले जाए ना तो थोड़े कम पानी में हम बहुत ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं। यस, तो ये भी बिल्कुल। मतलब जब आप सीजनल क्रॉप कर रहे हो, कुछ वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, जिसमें आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हो, या जो मैं फल पौधे भी लगाने की बात कर रही हूँ, फूड जी। फॉरेस्ट, उसमें भी हम ड्रिप इरिगेशन कर दे। लेकिन साथ में बहुत एक मिसिंग पॉइंट है मल्चिंग। मल्चिंग एक ऐसी टेक्निक होती है कि जो भी आपकी बची हुई फसलों का अवशेष होता है ना, उसको हाँ। आप पौधों के नीचे डालना चाहिए या वेजिटेबल्स के नीचे, ताकि वहाँ पे घास भी उग कर नहीं आती है और आपका जो वाटर कंजम्पशन है ना वो बहुत रिड्यूस होता है। वहाँ का टेम्परेचर मान लो 15% से भी कम हो जाता है इसके तो, साथ। हाँ, जब आप मल्चिंग करते हो तो ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स है, लेकिन ये बहुत एसेंशियल है फार्मर्स को अडॉप्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो And- आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यही देते हैं, हाँ, ये उनको सिखाते हैं। awareness। हम किसी गांव में गए तो हम कितने टाइम वहाँ पे रह सकते हैं, 6 महीना, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गांव होगा तो 1.5 साल रह सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने खुद ने सीख कर अपनी आने वाली जनरेशन को देना चाहिए। जो हमारी पिछली जनरेशन बहुत अच्छे से कर रहे थे, बीच में एक ऐसा जनरेशनल गैप आ गया जो सब भूल गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। एंड अभी हमारी यूथ जनरेशन में देख रही हूँ भारत में बहुत सारे नेचुरल तरीके वो अपना रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पे जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हम पेड़ कैसे लगाएं। मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा। पेड़ तो हम लगा लेते हैं बट उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते। हमने कभी भी इसके ऊपर ये नहीं देखा कि एक साल हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन पौधे लगाए, 10,000 पौधे लगाए। हमने कभी ये कैलकुलेट किया है कि अगले साल इस 10,000 पौधों में कितने जो है वो हैं और कितने नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम कम्युनिटीज़ बेसिस पे वर्क करते हैं कि वहाँ पे 2 पर्सन अलॉटेड ही है कि वो जो भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स है उनकी देखभाल करें। बिकॉज ये बहुत मतलब नर्चर आफ्टर मतलब जो भी लगाया है उसके बाद का जो मेंटेनेंस फेज़ है ना वो बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा बंदे मिल जाए ना जो उसका देखभाल करेंगे तो
इट्स रियली गुड। अगर कम्युनिटी मिलकर देखभाल करती है तो और भी। हमारे 9 से 10 महीने में हमारे पौधे 11-11 फीट बड़े हुए थे। वाओ, ग्रेट। हाँ, एंड इट्स इन द ड्राई लैंड। तो हमें एक स्टेप उठाकर मतलब जब भी बारिश का सीज़न होता है उसके पहले ही गड्ढे खोद कर उसके अंदर सारा खाद, लीफ मतलब पत्ते होते हैं, वुड लॉग्स होते हैं ना, लकड़ियाँ, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, वो नीचे डालकर उसका पूरा एक ये होना चाहिए स्पंज लेयर, मतलब जैसे सैंडविच होता है ना, अलग अलग लेयर्स, वैसे अगर हम रख देते हैं एंड फिर उसके ऊपर ये रेगिस्तान में आप लोग करते हैं? रेगिस्तान में करते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने सॉइल के अंदर का वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। अगर छोटे बेबी को आपको नरिशमेंट तो करना ही पड़ेगा, इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो या पौधा हो पौधे का बच्चा, एग्जैक्टली। तो उसके लिए वो प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए, इसलिए हम 3 फीट तक गड्ढा खोद कर उसके अंदर सड़ी हुई लकड़ियाँ या ऐसी लकड़ियाँ जो सड़ेगी आगे चल के, फिर पत्ते, फिर उसमें खाद, ऐसे अलग अलग लेयर देकर फिर उसके ऊपर पौधा लगाते हैं। जब आपकी बारिश आएगी, गड्ढे हमारे 2 महीने पहले से ही तैयार होकर भर कर रहते हैं। फिर बारिश आ गई तो हम उसको थोड़ा सा खोद देते हैं, उसमें पौधा डाल दिया, तो अभी उसके पास नीचे सब मटेरियल रेडी है, उसकी जड़ें भी इजीली जा सकती है, चट्टान नहीं है कि उसके बीच आ जाएगी। एग्जैक्टली। एंड इसके कारण हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। एंड वो मतलब अभी तूफान आ जाते, साइक्लोन आ जाते हैं, पेड़ बहुत गिर जाते हैं लोगों के, सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है। बट अभी हमारे पौधे, मतलब आप जैसे पूछ रहे थे, हमने अगर मान लो 1000 पौधे लगाए होंगे तो हमें बाद में 10-15 ही रिप्लेस करने पड़ते हैं। Good, that's great. So what message you want to give to the community? Yes, actually, nice that you asked that. What message I want to give to community? To be community. Come in unity, be like a forest. मतलब फॉरेस्ट में देख लो कितने अलग अलग बेले हैं, एक छोटा पौधा है, बड़े पौधे हैं एंड बड़े ट्रीज है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एंड नर्चर कर रही है, उनकी जड़ें एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स दे रही है, सपोर्ट दे रही है। तो दैट इज़ द मिसिंग लिंक। हमारी कनेक्शन लूज़ हो रहा है। टू कनेक्ट विथ ईच अदर एंड अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, मिलकर समझ ले एंड फॉरेस्ट बने, घर बने एक दूसरे के लिए। तो वो अगर ऐसा सेफ स्पेस बनते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। एंड डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें बस अपनी जड़ों को देखना है और उनसे फिर से जुड़ना है। एंड वी ऑल आर फ्रॉम द सॉइल एंड वी ऑल आर द नेचर। बस हमें ये जानने की ज़रूरत है, हम भी प्रकृति है, हमारा शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले, जैसे अभी हम पानी परचेस करके ये कर रहे हैं वैसे थोड़े दिनों में हम वैसे अभी घूमने जाते हैं प्राकृतिक स्थानों पे, वहाँ पे भी हमें टिकट देना पड़ता है। बट मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर आगे थोड़े दिनों में ऐसे बोलेंगे कि आपको ये दवाई है, इसके साथ 2 घंटा आपको प्रकृति के साथ बैठना है मतलब ऐसा भी टाइम आएगा। बट इससे पहले ही हमें समझना पड़ेगा कि हमें अब उसका ख्याल रखना है और सब मिलकर ही ये कर सकते हैं। एक अकेला इंसान कर सकता है, वो इंस्पायर कर सकता है, बट मिलकर करेंगे तो वो एग्जैक्टली इट टेक्स टू टू मेक अ क्वायर, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ, जैसे अफ्रीका में भी देख लो, एक सिंपल स्ट्रक्चर है हाफ मून, आपने देखा होगा अगर यहाँ पे पवेलियंस लगे हुए। हाफ मून इज़ द क्रिसेंट मून स्ट्रक्चर, जो स्लोप आपका होता है ज़मीन का, वहाँ पे ऐसे बनाते हैं चंद्राकार, इसको अर्थ स्माइल भी बोलते हैं। उसमें 2000 से 3000 लीटर पानी रुकता है और उसके जो बंड है वहाँ पे हम अलग अलग पौधे लगा सकते हैं। ये रेगिस्तानों के लिए बहुत अच्छा है, या जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कम है। तो ऐसे क्रिसेंट मून का हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं हमारे पास पानी नहीं है। ये ज़रा एक्सप्लेन कर दे, बिकॉज आई बिलोंग टू मोमन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी जो है ये 5th डिस्ट्रिक्ट है पूरे पाकिस्तान का, जहाँ पे वाटर टेबल रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा है। और मैंने एक बंदे से इंटरव्यू लिया हुआ था, वो कह रहे थे कि बिफोर 30 ईयर्स यहाँ पे ये इलाका इस तरह था कि यहाँ पे ठीक ठाक जो है, इतना ज़्यादा चश्मे का पानी था ना कि लोग चश्मे से डायरेक्ट पानी पीते थे। और यहाँ पे शुगर केन वहाँ पे उगता था। तो जस्ट इमेजिन कि जिन खेतों में शुगर केन उगता है तो उसमें कितना पानी। Obviously. और अभी
हम क्या करते हैं कि अगर पीने के लिए एक जो है कुआं वो खोदना है तो वो 400 टू 600 फीट नीचे जो है वो हमें पानी मिल जाता है। एग्जैक्टली ये बहुत सेम हमारे गांव के, बिकॉज हम बहुत अब शेयर करते हैं बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग। हमारे गांव में भी ऐसी ही कंडीशन है कि उनके पिछली दादाजी के जनरेशन में बहुत ऊपर ही था पानी का स्तर, अभी बहुत घटता जा रहा है, नीचे जा रहा है। बट ये जो तकनीक है, जो आपका ढलान होता है, ज़मीन की जो ढलान है, उस ढलान पे स्लोप पे आपको पानी ऐसे बह रहा है तो वो चंद्रा को स्मॉल मतलब 5 मीटर का स्ट्रक्चर खोदना होता है, ज़्यादा नहीं, एक इंसान अच्छा। भी खोद सकता है। अच्छा। हम जेसीबी का यूज़ करते हैं क्योंकि बड़े लेवल पे करना है तो कभी कभी आपको मशीन्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। बट अगर आपके यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करनी है तो आप लोगों से भी करवा सकते हो, बहुत इजी है एंड आपको इजीली मिल जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने साहेल रीजन में या नाइजर जो भी है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के अंदर जो चल रहा है, Yes. वो ऐसे ही रेगिस्तानी इलाकों में फूड फॉरेस्ट बना रहे हैं। मतलब जहाँ पे पानी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा वहाँ पे आप 4 पौधे लगा दो, उसके बंड के पीछे भी 4 पौधे लगा दो, आपको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बारिश के पानी से नर्चर हो जाएंगे। तो ये ऐसी जगहों के फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है जहाँ पे बारिश के ऊपर ही हो सकता है सब कुछ। एंड इससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे 1, 2, 3 साल में आपका वाटर टेबल बढ़ता जाएगा। एंड पौधे मतलब एक्चुअली हम हमेशा बोलते हैं कि अकाल है इसलिए हम पौधे नहीं लगा पा रहे, लेकिन पौधे नहीं लगा रहे हो इसलिए अकाल बढ़ता जा रहा है। Exactly. It's not because of drought you are not planting trees. It's because you didn't have the trees. That's why the drought is here. The drought is here. So you need to understand कि हम किस किस वे से ऐसे बारिश का एक एक बूंद का उपयोग करके ग्रीन कर ले अपने Yes. मुल्क को। Yes. प्रियंका पटेल, काश टाइम होता और हम आपके साथ ज़्यादा बातें भी कर सकते, बट हमारे पास टाइम बहुत कम है। प्लीज़ माई लास्ट क्वेश्चन इज़, हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि यहाँ पे UNCCD में आके यहाँ पे आपका रियाज में सऊदी अरब में एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं हमेशा से लैंड कॉन्फ्रेंस में आना चाहती थी। इट्स माई फर्स्ट टाइम इन दिस UNCCD कॉन्फ्रेंस, बट पढ़ाई करते ही रहते हैं ना कि कन्वेंशंस है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में मैं पार्ट लेती रहती हूँ, बट माई हार्ट इज़ वेरी क्लोज टू द सॉइल बिकॉज वी आर लाइक हम फूड सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो आई बिलीव आप सॉइल के ऊपर काम कर लो तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मतलब पानी के लिए भी आपको सोचना नहीं, बिकॉज सॉइल इज़ द ग्रेटर रिजर्वायर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आकर बहुत सारी कहानियाँ सुनी, मतलब अलग अलग इंस्पायरिंग स्टोरीज़ कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। इवन ये मेरी बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है जो मैंने आपको हाफ मून की बताई। हम भी ये स्ट्रक्चर्स भारत में यूज़ कर रहे हैं हमारे फार्मर्स के साथ, बट मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिलियंस एंड मिलियंस हेक्टर लैंड को रिस्टोर करने के लिए कैसे हेल्प कर रहा है। एंड दूसरा चीज़ लिसनिंग, कि सुनना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप सुनने के लिए अपना दिल खुला रखोगे, मैं कान नहीं बोलूँगी, दिल खुला रखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ लाइक कनेक्शन, कि मैं आपसे मिल पाई। बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिजिनस पीपल है, उनका कल्चर, इवन सऊदी का कल्चर। आई फर्स्ट टाइम हियर इन द सऊदी, सो इट्स लाइक मेरे ख्याल में ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है डे फर्स्ट से, जो रियाद ग्लोबल ड्राउट रेजिलियंस पार्टनरशिप जो है उसके लिए सऊदी अरब ने ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने दे दिए। तो और भी ममालिक जो है उन्होंने उनसे अपील की है कि आप लोग भी इसमें जो है वो कर दे, डोनेट कर दे। तो इट्स रियली नाइस, और ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। एंड स्पेशली यूथ के लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं यूथ के लिए भी हमेशा ये चाहती हूँ कि समझे अपने अंदर की ताकत को। हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम इंस्पायर कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत पावर है टू रिस्टोर ऑल द सिचुएशन, रिस्टोर द लैंड एंड टेक अ स्टैंड फॉर आवर ओन सेल्फ एंड आवर फ्यूचर जनरेशन, उनकी हेल्थ के लिए।
एंड दूसरी चीज़ द लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, कि हमारी कहानी है, हमने कुछ सीखा है, हमारे पुरखों से सीखा है, यहाँ पे आकर सीखा है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो भी सीखा है, जो भी आप कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आ रहा है, शेयर ऑल दोज स्टोरीज। एग्जैक्टली। बिकॉज कहानियाँ सुनाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इंस्पायर करें। एंड इंस्पायर वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका मीनिंग है टू गिव अ ब्रेथ, टू सांस देना किसी को। और सच में हमारी सॉइल को सांस की ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। तो यस, लेट्स इंस्पायर ईच अदर एंड गिव, लेट्स स्प्रेड दिस लाइफ एंड लाइफ फोर्स टुगेदर। थैंक यू प्रियंका पटेल, क्लाइमेट वॉच को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंसेस, हमारा आज का शो इतना ही, इसके लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर मुलाकात होगी तो आपसे अगले शो में भी मुलाकात होगी। क्लाइमेट वॉच से मुराद खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाबा एंड अल्लाह हाफिज़।